तो अभी कुछ दिन पहले मैंने फूले मूवी देखा था। तो बड़ा अच्छा लगा था, बहुत मस्त लगा था। बहुत ऐसी कम ही मूवी होती है जो समाज को एक बहुत बड़े तौर पर प्रभावित कर पाए, समाज में सुधार ला पाए। आज बहुत ही कम वैसी फिल्में बन रही है, और ऐसी अगर बहुत कुछ फिल्में होंगी जो समाज में बड़ा सुधार लाई हो, तो उनमें से फूले मूवी भी एक हो सकती है। हो सकती है क्या, है ही, क्योंकि ये अपने आप में हमारे समाज के एक बड़े तबके को कवर करती है, जिसको बोलते हैं नारी औरत। ठीक ना। कहा तो ये जाता है कि हमारी भारत की प्रथम अध्यापिका ज्योतिबा फुले की ही पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। और जो कि मूवी में आप देखेंगे कि कैसे सावित्रीबाई फुले भी बहुत कम पढ़ लिख कर भी एक वैसा संगत में आके, एक ऐसा परिवेश में आके, परिवेश से अवगत होकर, जहाँ पर शिक्षा का अभाव था, वो थोड़ा ही पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने उस थोड़े से ही ज्ञान के बदौलत वो शिक्षा के महत्व को बुझ गई थी कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उन्होंने देखा और लड़ाई लड़ी लोग मिलके। तो बहुत अच्छा लगा। और उसी में से जो कुछ चीज़ें मैंने नोट किया मूवी में से, अब मूवी तो अपने आप में हर मोड़ पर एक चीज़ सिखा सकती है, और सिखाई भी है, बताई भी है, और अच्छे से। तो यही कहूँगा कि आप भी जो भी सीखे उसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक ना। हाँ, तो मैं नोट कर लेता हूँ, अच्छा लगता है चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो पहला चीज़ जो अच्छे से टारगेट करती है, उस मुद्दे को कवर करती है ये मूवी, वह है लोक धर्म, जिसको हम लोग धर्म नॉर्मली बोल देते हैं। आजकल समाज में जब भी कोई धर्म बोले, आम व्यक्ति के मुंह से सुनिएगा, ठीक ना, तो जब भी धर्म शब्द सुनिएगा तो हमेशा उसके आगे में एक उपसर्ग लगा लीजिएगा, लोक। हाँ, लोक धर्म, उसको धर्म मत सुनिएगा, उसको लोक धर्म सुनिएगा। लोक धर्म धर्म बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक ना। धार्मिक व्यक्ति खोजने जाएंगे तो 138 करोड़ में हमको लगता है कि शायद 38 भी खोजना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, धार्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लोक धार्मिक की नहीं, क्योंकि 138 करोड़ का 138 करोड़ खुद को धार्मिक ही बोलता है। ठीक ना। तो हमेशा जब भी धार्मिक शब्द सुनेंगे, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो ये सब बोले तो उसको धार्मिक मत मान लीजिएगा, बोलिएगा ये लोक धर्मी है। ठीक ना। ये हाँ हाँ, पाखंडी के करीबी ये कह सकते हैं। हाँ, करीबी रिश्तेदार, हाँ, फुफेरे भाई। तो वो चीज़ को कवर करती है कि जो बहुत दिनों से परंपरा चली आई है, जो संस्कृति चली आई है, जो रूढ़िवादिता चली आई है, उसको बहुत अच्छे से तोड़ने का उसमें प्रयास किया गया है, उस पर प्रहार किया गया है। और ये वास्तविक घटनाएं हैं, तो इनको और अच्छे से डिपिक्ट किया जा सकता है, और अच्छे से बताया जा सकता है, क्योंकि फिक्शनल तो नहीं है ना कि कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। इसका एविडेंस भी हम ले सकते हैं। एविडेंस अपने पूर्वजों से क्या ले, अभी भी हम समाज में थोड़ा ठहर कर देखें, गौर से देखें, तो आज भी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जो महिलाओं के साथ असमानता है, जो निचले तबके के लोगों के साथ, जो वर्ण के आधार पर हमारे समाज में बंटवारा कर दिया गया है, उसका भी अभी भी झलक हमें देखने को मिलता है। उससे लोग को प्रताड़नाएं अभी भी
अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, इस समय भी यहाँ तक कोई व्यक्ति झेल रहा होगा इस चीज़ को, कोई औरत झेल रही होगी उस प्रताड़ना को। तो पहला चीज़ तो हमने ये किया कि समाज में बंटवारा कर दिया, निचला तबका में, ऊपर वाला तबका में, बीच वाला तबका में। और हम लोगों ने कुछ लोगों को, कुछ समाज के लोगों को निचला तबका में रखकर उनके साथ बहुत अन्याय किया। उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने उनके साथ अन्याय किया जो कि निचले तबके, उचले तबके, सब तबके में होती हैं महिलाएं। उनको एक अलग ही तबका माना जाता है, वो सबसे निचला तबका होता है, निचला तबका से भी निचला तबका। निचले तबके में भी जाएंगे तो वहाँ पर लोग बंटवारा किए हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर हिज्जे से देखा जाए तो ये ऊपर वाला नीचे वाला कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा यहाँ पर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। फिर भी जिसमें छोटे में बांटे गए हैं तो वहाँ पर भी जाइए तो वहाँ पर भी एक और छोटा तबका मिलता है जिसको महिलाओं के नाम से जाता है। तो ये बड़ा अन्याय हुआ है हमारे समाज के साथ, तो उसको बड़े अच्छे से इसमें काउंटर किया गया और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे मुद्दे पर फिल्में बनाई जा रही हैं। और भी बने तो बहुत अच्छा है, और बनेगा तभी जो दिखेगा वो बिकेगा। तो चाहते हैं कि अच्छा बिके तो अच्छा देखिए भैया, ठीक ना। अच्छे को कंज्यूम करना शुरू कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो बोलबाला तो है ही, कर ही रखे हैं, ठीक ना। और एक बड़ा शब्द बोलते हैं जब उनको मारा जाता है, लड़कियों को ले जाकर अपने गांव के, वो फूले जी पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, तो तभी आते हैं गांव के बड़े लोग, कहते हैं कि तुम लड़कियों को अंग्रेजी सिखाओगे, हमारे समाज को भ्रष्ट करोगे, क्या चाहते, इनको अंग्रेज बनाना चाहते हो। तो और उनके स्कूल को पूरा बर्बाद कर देते हैं लोग, तहस नहस तोड़ फोड़ देते हैं, और उनको भी बहुत बेरहमी से मारते हैं। और मारने के बाद वो चले जाते हैं और उठते हैं फूले और कहते हैं कि ये तो पता तो चल गया, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है, और इसको वही जीतेगा जो थकेगा नहीं, अंत तक थकेगा नहीं, ठीक ना। बोलते हैं देखते हैं कौन पहले थकता है, जो पहले थकेगा उसकी यार होगी, ठीक ना। तो भाई थकना मत, यही बात, यही टैगलाइन बना लो अपने जीवन का। देखते हैं कौन पहले थकेगा, ये मत देखो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन थकेगा। चलो रेस शुरू करते हैं, ठीक। तो ये अच्छा लगा, और बोले कि एक बार आरंभ हो गया तो अंत तक चलना ही होगा। जिस चीज़ को मैंने सही मानकर शुरू किया था, तो उसके सामने बाधाएं आने से तो वो चीज़ जिसको मैंने सही मानकर शुरू किया था वो तो गलत तो हो नहीं जाएगी। बाधाएं आए तब तो भी वो तो सही ही रहेगी ना। तो एक बार शुरू कर दिया तो अंत तक तो चलना ही पड़ेगा। ना जीत का लोभ, ना हार का डर, जो सही है चुपचाप कर, ठीक ना। टैगलाइन बना लेना है, आचार्य प्रशांत के शब्दों में कहा जाए तो। हाँ, वो एक और शब्द बोले कि यहाँ पर कोई प्रधान नहीं, सब समान है। हाँ, प्रधान यहाँ पर कोई नहीं है। प्रधान भी वो तभी है जब तक तुम उसको प्रधान मानते हो। जिस दिन उसको प्रधान मानना बंद कर दिए, वो प्रधान रहेगा ही नहीं। प्रधान कौन बनाया उनको? बनाए तो आप ही ना हैं। प्रधान कह के तो पहले तो मानना बंद कर दीजिए। देखिए वो प्रधान जी, मैं प्रधानगिरी भुला जाएंगे, ठीक ना।
और एक शब्द बड़ा अच्छा बोलती हैं वो सावित्रीबाई फुले। एक जगह आता है जब फातिमा करके उनकी एक दोस्त होती है, नहीं फुले के दोस्त होते हैं, उनकी बीबी थी फातिमा, तो ये लोग भी सखी बन गई होती है। तो फातिमा को थोड़ा डिफ़िकल्टीज आते हैं, उनको अपने मोहल्ले वाले के लोगों से ताना सुनने को मिलता है कि तुम हमारे लड़कियों को नहीं पढ़ा सकती, तालीम नहीं दे सकती, शिक्षा नहीं दे सकती। तो वो भी एक समय के लिए आहत हो जाती है फातिमा। तो उनको सावित्रीबाई फुले बोलती हैं कि हमारे पूर्वजों ने बोला है कि तालीम के लिए चीन तक भी जा सको तो चले जाओ। तो वो चीज़ बड़ी मतलब बहुत अच्छा लगा गया। हाँ भाई साहब, ये जो शब्द बोला गया है इस्लाम में, हाँ इस्लामिक ग्रंथ से ही आया है ये शब्द। तो मतलब देखो किस लेवल का था उस समय, और आज का एक इस्लाम को मैं देखता हूँ भाई, जहाँ पर कितना मतलब शिक्षा से, विज्ञान से कितना दूरी बना कर रखा जा रहा है लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को खासकर। मतलब दुख होता है एक। आगे है कि एक उसका बड़ा सॉन्ग मुझे अच्छा लगा जी, धुन लगी रे आज़ादी की। जब धुन आज़ादी की लग जाएगी ना, जब सही चीज़ का सिर्फ पता चल जाएगा तो मिलना निश्चित है। सिर्फ ये पता चल जाए कि आप गुलाम हैं तो आज़ादी तो मिलकर ही रहेगी। और दुनिया का हर इंसान सिर्फ इसलिए आज़ाद नहीं हो पाता कि उसको पूरा जीवन यही नहीं पता चल पाता कि मैं गुलाम किस चीज़ का था, गुलाम क्यों था, गुलाम किस तरह से था। और वो पता अगर चल गया होता तो वो आज़ाद हो जाता। ना ही उसने प्रयास भी किया, दुख झेलता रहा, कष्ट सहता रहा, लेकिन एक प्रश्न नहीं कर पाया, एक छोटा सा प्रश्न नहीं कर पाया कि समस्या क्या है, समस्या क्यों है, और समस्या का कैसे समाधान कर सकता हूँ। बस ये 3 ही क्वेश्चन थे। वो ना प्रश्न किया ना समाधान पाया, बस दुख काट के गया। क्या आपको भी दुख काट के जाना है? तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना शुरू कीजिए। दूसरों से पहले खुद से प्रश्न करने की आदत डालें, ठीक ना। कहाँ जा रहे हैं जी? तो हाँ, एक जगह आता है जहाँ पर वो ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि विषय को लेकर, मतलब विषय नहीं, गांव के ब्राह्मण लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो पुराणों की बात, ग्रंथों के बात बोलते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि नारियों को शिक्षा देनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए। तो अपना कुछ तर्क देते हैं ज्योतिबा फुले। तो लोग कहते हैं, पंडित जी लोग या फिर जो प्रधान जी लोग थे, गांव के ऊंचे तबके के लोग थे, वो लोग बोलते हैं कि हमसे तर्क करेगा तो धर्म से तर्क करेगा, भगवान से तर्क करेगा, ईश्वर से तर्क करेगा। तो वो बोलते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन, कि जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो किसी के लिए नहीं है। हाँ, तो समाज के लिए कैसे हो सकता है जो किसी के लिए नहीं है, ठीक ना। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड ही है। तो वो बड़ा अच्छा लाइन लगा मुझे।
एक बार मूवी में एक ऐसा सीन आता है जब हेन तेन प्रकार से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले गांव से दूर चले गए थे लोग, क्योंकि गांव में उन्हें स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दिया जा रहा था, ठीक ना, नहीं तो गांव की लड़कियां पढ़ जाएंगी, अंग्रेजी सीख जाएगी। तो वो बाहर जाते हैं, बाहर हाँ वो फातिमा के गांव की तरफ, वो जो उनके एक मुस्लिम दोस्त थे ज्योतिबा फुले के, तो उधर जाकर स्कूल खोले थे। तो बुलाया जाता है कि इनके बड़े भाई जो थे ज्योतिबा फुले के, बहाना करके बुलाते हैं कि चलिए पिताजी का तबीयत ख़राब है, बुलाए हैं पिताजी आपको मिलने के लिए। तो आते हैं ज्योतिबा फुले, तो कहते हैं कि तुमको सरपंच जी बुलाए हैं बात करने के लिए, और ये बात बोल के बात करना होगा तो करते हैं। लेकिन उसी समय इशारा करते हैं उनके पिताजी ज्योतिबा फुले के सावित्रीबाई फुले का अपने बहू को वहाँ से हटने के लिए, तो वो हट जाती है। तो वो बोलते हैं उनके पिताजी ज्योतिबा फुले को कि देखो अभी भी समय है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ दूसरी शादी करने के लिए। मैंने कहा हाँ दूसरी शादी करने के लिए, दूसरी शादी इसलिए ताकि उनके बच्चे नहीं हुए थे अब तक, और वो कह रहे थे उनके पिताजी कि अगर शायद दूसरी शादी कर लो तो तुम्हारा बच्चा हो जाए। तो ज्योतिबा फुले बड़े मतलब अच्छे जवाब फुले बोलते हैं कि पिताजी हो तो ये भी सकता है कि दिक्कत मुझमें ही हो और दूसरी शादी करूँगा फिर उससे भी संतान ना पैदा हो तो क्या तीसरी करूँगा। तो पिताजी की नज़रें और चेहरा झुक जाता है थोड़ा सा मासूमियत से। तो तभी आती हैं सावित्रीबाई फुले और कहती हैं पिताजी क्यों इतना चिंता किए हैं कि हमारे शव को कौन आग देगा, बच्चे नहीं दे तो क्या है, हमने पूरे समाज के बच्चे को ही अपना बच्चे मान रखे हैं, हमारे शव को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे आएंगे, आप एक की क्यों चिंता कर रहे हैं। तो ये विचार मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, ये जवाब उनका बहुत अच्छा लगा मुझे सावित्रीबाई फुले का। और उसके बाद सावित्रीबाई फुले अपने संघर्षों, ज्योतिबा फुले के कठिनाइयों, लड़ाइयों को देखते हुए उनसे कहती है ज्योतिबा फुले से कि देखिए हमारा जो समाज है वो बोली गई बातों को तो भूल जाता है लेकिन लिखी हुई बातों को हमेशा याद रखता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इन सारे कहानियों को, इन घटनाओं को एक बार लिखें ताकि दोबारा कोई निचला तबका दोबारा हमारी नारियों को अधिकार के लिए इतनी जद्दोजहद ना करना पड़े। और फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी गुलामगिरी, ताकि समाज को हमारी गुलामी से मुक्त किया जा सके। धन्यवाद।